बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, आज एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान के इस्तीफे जो थे, जो कि कौमी असम्बली ने कबूल भी कर लिए थे और उसके बाद डी नोटिफाई भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया था, उनको वापस कर दिया गया है। और एक ये बड़ी कामयाबी तहरीक इंसाफ को मिली है, क्योंकि अब उनके 43 अरकान कौमी असम्बली में जा सकेंगे। लेकिन अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ कि ये 43 इस्तीफे जो जमा कराए गए थे अब ये वापस हुए हैं, यानी वो उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। इनमें कौन कौन से अरकान शामिल हैं। एक और अपडेट भी निकलकर सामने आई और वो अपडेट ये थी जनाब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और कहा कि जनाब आप केपी और पंजाब असेंबली में तारीखों का ऐलान करें और इसी महीने यानी फरवरी के महीने में आप इन तारीखों का ऐलान करें। इन तमाम चीज़ों पर क्या सूरत हाल होगी, इस जो आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया, इसमें जमान पार के बाहर भी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा मामला हो गए इस तरह के जनाब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। खान साहब भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से और कानूनदानों से मुलाकात करके क्या कुछ हो रहा है। आज अहम बैठक भी होगी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की दीगर रहनुमाओं के साथ। इखलाक बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ट्रांसमिशन में। इखलाक बाजवा, बताइएगा, आज ये खबर आई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसके बाद जमान पार के बाहर क्या सूरत हाल देख रहे हैं और आज किन किन की मुलाकात मुतवक्के है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से? जी बिल्कुल सलमान, जैसा कि आपने भी बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, जिसके बाद जैसे ये खबर जमान पार पहुंची तो कारकुनान का जोशो जज्बा जो है वो काबिल दीद नहीं था। उन्होंने इस पर इजहार किया और इजहार किया, नारेबाजी की और इस फतह को उन्होंने फतह के जश्न को भरपूर तरीके अंदाज। अगर बात करें जमान पार्क के अंदर की तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है वो जमान पार्क में मसरूफ़ सियासी दिन गुजारेंगे। मुख्तलिफ जो इजलास हैं उनकी वो सदारत करेंगे, जबकि दीगर जो पार्टी रहनुमा है उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि जो ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की जो लिस्टें हैं उनको शार्ट लिस्ट किया जाएगा और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, जबकि जो दीगर अमूर हैं, सियासी अमूर हैं, सियासी मामलात हैं, उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुख्तलिफ वफूद जो हैं वो भी मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्टी को आइंदा की सियासी हिकमतअमली के हवाले से जो है वो अहम हदायत जो है वो देंगे, जिसमें पुरो तहरीक के हवाले से आज जो है एक अहम मुशावरत होने जा रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा आया जो कौमी असम्बली और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं आया क्या वो इन जेल बड़ो तहरीक का हिस्सा होंगे या नहीं। तो दीगर जो मामला था उस हवाले से भी आज अहम मुशावरत होगी। जी ठीक है जनाब, अहम मुशावरत होगी और इस बात का ऐलान किया जाएगा जनाब क्या हो सकता है कि, लेकिन राजा रियाज की जो कुर्सी है वो खतरे में नजर आ रही, क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं और तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि जनाब वो अपोजिशन लीडर नहीं है और ऐसा ना हो कि जब निगरान सेटअप आएगा तो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मर्जी से, जो कि दोनों आपस में मिल बैठ कर नए निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करते हैं। ज़रा इसी पर मजीद बात करेंगे कि कानूनी मामलात क्या कुछ हो सकते हैं, हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद आगे क्या कर सकती है, इसी पर मजीद बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून से, ज़रा उनसे मजीद बात करते हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर, ये 43 इस्तीफे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि जनाब हमने इस्तीफे तो दिए लेकिन इन इस्तीफों को कबूल करने के लिए कानूनी तरीक़ेकार अपनाया नहीं गया। लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई, अदालत ने पूछा भी कि कौन से कानूनी तरीके की आप बात कर रहे हैं, तो उस पर पूरा जस्टिफाई किया गया तमाम चीज़ें। अब ये फैसला निकलकर सामने आया कि जो इस्तीफे कबूल किए थे ये कबूल नहीं होंगे, इनको जो डी नोटिफाई किया था ये भी वापस हो गया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी फतह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्पीकर साहब हैं उनको नॉन पार्टी होना चाहिए था, क्योंकि वो एक बड़ा आईनी ओहदा और इदारा है जिसके तहत ये सारा स्पीकर का एक मैंडेट होता है कि वो कोई भी रूलिंग दे और फैसला करे। लेकिन उससे बदकिस्मती है कि पॉलिटिक्स की और पीडीएम की हिदायत की रोशनी में सबसे पहले वो जो 11 इस्तीफे कबूल कर लिए थे वो गलत थे, फिर उसके बाद मुस्तकिल उसने कहा कि हैंड रिटन नहीं है और हर शख्स को इंडिविजुअली वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा और पिछले 1 महीने तक वो यही बात मुसलसल दोहराते रहे। और जब पीटीआई ने कहा कि ठीक है हम वापस आ रहे हैं ताकि हम अपना अपोजिशन लीडर बना सकें और अंगूठा छाप राजा रियाज से जान खुलासी हो सके, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया
कि इससे पहले कि पीटीआई के लोग वहां पेश होते और पहुंचते तो उन्होंने पहले 35 फिर 43 इस्तीफे कबूल कर लिए। और जो 43 इस्तीफे थे उसमें तो बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब वो जाने लगे असेंबली में तो उन्होंने उसके दरवाजे बंद कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि जी हम अपने इस्तीफे, स्पीकर के ऑफिस भी गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई, फिर अगले दिन भी गए, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी गए, तमाम चीजें होती रही, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब उन्होंने उनको लिख के उनके घर मिलने गए और जी इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन को जी वो राइटिंग में दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी चूंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि वो इम्पार्शियल नहीं रहा, तो उन्होंने जो फैसल न्याजी केस में ये कहा था कि जनाब जब तक मेरे पास इस बात का सबूत नहीं होगा कि ये इस्तीफे विद फ्री कंसेंट दिए गए हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी उसके मुताबिक उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये बैकडेटेड उन्होंने एक्सेप्ट किया इसने स्पीकर ने। तो ये सारी की सारी इर्रेगुलर किस्म की उनकी हरकतें थी जिसको आज कोर्ट ने बहरहाल कंसीडर करते हुए वो ख़त्म कर दिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज राजा रियाज वगैरह बहरहाल वो नहीं रहेंगे अपोजिशन लीडर पीटीआई का फिर बनेगा और पीटीआई की को कम से कम ये अख्तियार अब मिल जाएगा कि वो फ्यूचर में जो प्लानिंग होनी है या कंसल्टेशन होनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इंटरम पीरियड के लिए, तो उसमें बहरहाल इनकी कंसल्टेशन शामिल होगी और बीइंग अपोजिशन लीडर ये वहाँ रोल अदा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ ए गुड अचीवमेंट फॉर दी पीटीआई और ये बुनियाद है आगे के मामलात आपके सामने ही है। साहब इससे पहले भी जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35-35 करके वो इस्तीफे मंजूर किए गए थे, फिर आखिर में 43 इस्तीफे मंजूर कर दिए थे। उसके बाद मुनहरिफ अराकीन को छोड़ के तमाम ही इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंजूर हो गए थे। अब 43 इस्तीफे तो वापस हो चुके हैं, यानी वो अराकीन अब बहाल हो चुके हैं, कौमी असेंबली जा सकते हैं। इससे पहले जितने अराकीन के इस्तीफे मंजूर हुए थे सर, उनका फैसला हो सकता है कानूनी तौर पर अगर वो जाए अदालत में? जी इसी तर्ज पे उनका फैसला भी हो सकता है कि इसलिए कि स्पीकर साहब ने खुद हुई है कि ये इस्तीफे कानून कायदे और आइन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये हैंड रिटन भी नहीं है और उसके अलावा वेरिफिकेशन भी इनकी नहीं हुई। तो उनकी अपनी रूलिंग के खिलाफ उन्होंने किस तरह उसको एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब है ये मैटर भी कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट इसके ऊपर अपनी राय दे सकती है ऑन द सेम कंसिडरेशन जिस कंसिडरेशन पे ये वाला ऑर्डर पास। सही है। अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा फैयाज हसन ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फैयाज साहब, सर बड़ी कामयाबी 43 इस्तीफे, जो कि आप लोग खुद ये कह रहे थे कि हमने इस्तीफे दिए तो हैं लेकिन इनको मंजूर ना किया जाए, लाहौर हाईकोर्ट में मामला गया, अब उन्होंने आप ही के हक में फैसला दे दिया है। तो सर कौमी असेंबली जा रहे हैं फिर आप लोग? आप तो मेंबर नहीं है लेकिन आप लोग जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लाहौर हाई कोर्ट का इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, मैं तो भी लाहौर हाई कोर्ट का सर, लाहौर हाई कोर्ट का है फैसला। और अगर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फौरी तौर पे इसके ऊपर स्टे ना हुआ तो फिर मैं तो सिर्फ एक ही तबसरा करूंगा इसके ऊपर फिर कि राजा रियाज साहब तेरा क्या बनेगा कालिया, ठीक है ना। सर ये आप लोग पिछले साल अप्रैल मई में क्यों नहीं सोचते? तब आप कहते थे ये तो इम्पोर्टेड समझता हूं कि अगर तो आज कल के अंदर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ना हुआ तो फिर तो कायदे हस्बे इख्तिलाफ पीटीआई का बनेगा और पीटीआई का जब बनेगा तो आप इनके चेहरे देखिएगा तो शाकर आपसे आना है सारी शक्ल वे हालात ना पूछ, ठीक है ना, ये वाली सारी सिचुएशन बनेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी सिलसिले बन रहे हैं सारी चीजों का हल एक ही है कि आप फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन करवाएं कौमी सूबाई असम्बलियों के सारे, क्योंकि मुल्क नहीं चल रहा, या तो मुल्क चल रहा हो ना। आप एक एनालिस्ट है, आपने अपने साथ भी कोई पॉलिटिकल और कोई जनाब मुआशी माहिरीन बैठाए होंगे, आप मुझे बताएं कि 10 महीनों में मुल्क किधर से किधर पहुंच गया है, तरक्की तो हुई है लेकिन डॉलर की कीमतों में हुई है। आप 170 का छोड़ के गए थे, 270 का हो गया। गरीब और मिडिल क्लास और रिच क्लास, अब सिर्फ एलीट रह गई है। एलीट वो जिसकी दिहाड़ी है ना कम से कम लाखों करोड़ों में दिहाड़ी है ना हराम हलाल की, वो तो सरवाइव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना गरीब, ना लोअर मिडिल क्लास, ना अपर मिडिल क्लास, ना रिच क्लास, ना उनकी किचन चल रहे हैं, ना उनके घर चल रहे हैं, ना उनकी जिंदगियां चल रही हैं। अब और मुल्क भी दाव पे लग गए। अब इन्होंने 5 से 6 ऐसी इंस्टॉलेशन हैं कि जो इन्होंने गिरवी रखवाई हैं
इन्होंने पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया है इन इंपोर्टेड हुक्मरानों ने, और इन 5 N, न कम्मे, न खट्टू, न अहल, न मुराद और न लायक, इन 5 N क्वालिटीज रखने वाले हुक्मरानों ने मुल्क को यहाँ तक पहुंचा दिया। इसका वाहिद हल है यार, आप पूरी इलेक्शन करा दो। मैं पिछले 8-10 दिन से मुख्तलिफ टॉक शोज और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात रख चुका हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हालात बड़े सीवियर है जी, इसमें इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन ये, मुझे बताएं 1941 में दूसरी जंग अजीम की 1941 में जो बरतानिया के सीवियर हालात थे, उसका अशीर भी हमारा सीवियर हालात नहीं। पूरे का पूरा बरतानिया जनाब जमी दोज और जमी बोस कर दिया था जर्मनी की फजाइया ने और जर्मनी की फौजों ने। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया था। लंदन बिल्कुल जमी बोस था, सारी इमारतें, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। उन हालात के अंदर लंदन में जनाब बरतानिया में इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो जो पहले इनका एक जनाब ढीला ढाला सीधा साधा और ना तजर्बेकार जो वजीर आजम था, जिससे मुल्क नहीं चल रहा था, जर्मनी का मुकाबला नहीं हो रहा था, वो इक़्तिदार से उतरा। चर्चिल इक़्तिदार में आया, उसने बड़े विजिलेंट वे में अगले 3 सालों में जर्मन को शिकस्त भी दिलवाई और बरतानिया को फतहमंद किया। तो जनाब वो हालात में अगर इलेक्शन हो सकता है तो भाई इन हालात के अंदर अभी तो पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक के करम है। तो वतन अजीज पाकिस्तान है ना। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ते हुए एक और सवाल आपसे। सदर साहब ने अभी खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, भाई आप इसी महीने जरा तारीखों का ऐलान करें। ये तारीखों का ऐलान करना किसका इख्तियार है सर? ये इलेक्शन कमीशन का है, गवर्नर साहब का है, किसका है? नहीं, आइन के आर्टिकल 105, आइन के आर्टिकल 224, आइन के आर्टिकल 224A, ये 3 आर्टिकल्स हैं। इनके 2-2, 4-4, 5-5 सब आर्टिकल्स भी हैं। ये तीनों अगर आप पढ़ें तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो असेंबली डिसॉल्व वक्त से पहले हो या एंड अपना वक्त पूरा करके हो। जब केयर टेकर सेटअप लगाएगा, निगरान सेटअप लगाएगा गवर्नर, तो उसी वक्त वो डेट देने का पाबंद होगा। ये आइन का आर्टिकल 6 के जिम्मे में आ रहे हैं, ये वायलेट कर रहे हैं आइन के आर्टिकल। और इसकी खिलाफवर्जी पर क्या होता है आर्टिकल 6? सुने, उसमें मौत होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी ये जस्टिफिकेशन रख रहे हैं दहशतगर्दी, पूरी कौम सुन रही है, आप भी जनाब पार्टिसिपेंट भी सुन रहे हो। मुझे बताएं 2008 के इलेक्शन की जो दहशतगर्दी का माहौल था वो क्या इससे कम था? क्या 2013 का इलेक्शन दहशतगर्दी के माहौल के अंदर नहीं हुआ? क्या 2018 का इलेक्शन दहशतगर्दी के माहौल के अंदर नहीं हुआ? तो ये क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ज़िमनी इलेक्शन में दहशतगर्दी नहीं है, जनरल इलेक्शन के लिए जनाब दहशतगर्दी है। सूबाई इलेक्शनों के लिए जो होने हैं अप्रैल के महीने में, उसके लिए दहशतगर्दी नहीं है। 16 मार्च को जनाब ज़िमनी इलेक्शन में जनाब आपकी दहशतगर्दी का कोई इशू नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई से डरे हुए हैं। केपी और पंजाब में आप असेंबली में इलेक्शन होते देख रहे हैं, क्योंकि एतजाज हसन साहब मेरे शो के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो निगरान होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, अदालत के अहकामात है, कि निगरान सेटअप जो होता है ये बताने के लिए कि निगरान वजीर आजम अपने आप को वजीर आजम ना समझे, निगरान वजीर आला अपने आप को वजीर आला, पोस्टिंग नहीं कर सकता, कोई तबादले नहीं कर सकता, उसका मखसूस काम होता है 3 महीने के अंदर इलेक्शंस करवाना। इसमें मैं अर्ज कर दूं कि असद उमर साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, उसने फैसला महफूज किया है। कल फैसले के ऊपर फैसला देना है उस हेयरिंग पे पंजाब के अंदर। कल पता चल जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला दे रही है। कानून और आइन तो जो ना सिर्फ एक ही बात बताता है कि 90 दिन के अंदर हर हाल में विदिन 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज। दूसरी चीज जो आपने कही पोस्टिंग ट्रांसफर, बिल्कुल क्लियर चीज है ये। इलेक्शन एक्ट 2017 और बाकी तमाम आप जनाब आइन की जनाब इलेक्शन हेल्ड करने के हवाले से जितने आर्टिकल्स हैं आप उसकी स्टडी कर लें, उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत जो है ना जस्ट एक डाकिया है और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी नहीं है चीजों को मूव करने की, उठाने की, उखाड़ने की, पोस्टिंग की, ट्रांसफर की। इसने आते ही जनाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब चेंज कर दी। तो आप अदालत क्यों नहीं गए? तो तौहीन अदालत हो सकती है। सर क्या करें, अदालत में बेचारा इमरान खान साहब के ऊपर करताना हमला हुआ, सारी दुनिया ने करताना हमला अपनी आंखों से देखा जाना, और उसके ऊपर अभी तक क्या हुआ? कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। सर अदालत से ही तो आपके 43 अरकान बहाल भी तो हैं, आपके हक में भी तो फैसला है। ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब सी ये जिंदगी, बेसिम सी मुसाफतें, ये कौन सा निजाम है या कोई इंतकाम है या इसकी कोई हद भी है या सफर ना तमाम है? अजीबो गरीबी पाकिस्तान का अदालती सिस्टम भी है। सर अभी तो 43 अरकान के हक, आपके हक में फैसला है, आप ऐसे बात कैसे कह सकते हैं सर? नहीं, बाकी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलें।
थैंक यू सो मच। फैयाज हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शुएब शाहीन साहब से जरा मजीद बात करते हैं। शुएब साहब, ये सदर साहब ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप इलेक्शन क्या अनाउंस करें, डेट का अनाउंस करें। सर ये मामला यहां तक क्यों आया? ये तो जिस दिन केयर टेकर हुकूमत आती है उसी दिन अनाउंस कर देती है, फिर इलेक्शन कैंपेन होती है बाकायदा। हम इलेक्शन का माहौल देखते हैं, बचपन से तो ये देखते आ रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, पता नहीं चल रहा कि इलेक्शंस होने भी हैं। गालिबन शायद 25-26 दिन हो गए पंजाब असेंबली को डिसॉल्व हुए। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नर का इदारा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, ये न पॉलिटिकल हो गए हैं। ये पीडीएम की हिदायत। अच्छा, कोशिश करते हैं आपसे दोबारा। लो, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो है वो एक बड़ी खबर निकल कर आई आज के लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब 43 अराकीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनका जो इस्तीफे थे, और वो कह रहे थे कि जनाब हमने इस्तीफा दिया तो है लेकिन इस इस्तीफे को मंजूर ना किया जाए, लेकिन फिर स्पीकर ने मंजूर भी कर ली और डी नोटिफाई भी कर दिया गया। अब उनको दोबारा से स्पीकर जाने, कौमी असम्बली जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन कौन कौन से वो अराकीन होंगे इस हवाले से अभी पता नहीं चल सका। अभी यही खबर हो रही थी, बातचीत चल रही थी कि मीनवाइल एक और खबर निकलकर सामने आई, और पंजाब और केपी में इलेक्शंस कब होने भाई, कब करने हैं, केयर टेकर हुकूमत आ चुकी है। इस हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और ये कहा है कि जनाब आप अनाउंस करें। जनाब शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। शुएब साहब, ये बताइएगा सर, ये सदर साहब जो इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप जरा तारीखों का ऐलान करें, तो ये मामला यहां तक क्यों पहुंचा और क्यों इलेक्शन कमीशन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा, और क्या ये आईनी तौर पर इख्तियार इलेक्शन कमीशन का ये गवर्नर साहब तारीख का ऐलान करते हैं पंजाब और केपी के असेंबली की तहलील के बाद उन वहां पर इंतखाबात के लिए? देखें, आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर का ये था और उसकी जिम्मेदारी थी, इख्तियार से ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो ऐलान करते। अगर वो नहीं करते हैं तो वो जिम्मेदारी फिर पाबंद है वो पूरी करने का, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 224 के तहत। और अगर ये दोनों नहीं करते हैं, दोनों आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दोनों इस बात के जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कि दोनों चूंकि बदनीयती कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज और पीटीएम के साथ चूंकि मिले हुए हैं, इस वजह से उन्होंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट किया हुआ है कि इस वक्त वो उनके साथ मिलके वो इलेक्शन की जो डेट है उसको वो नहीं दे रहे थे। तो बीइंग हेड ऑफ द स्टेट उसने बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया अलवी साहब ने, मैं समझता हूँ, और उन्होंने अच्छा एक उनको तहरीर भी किया, उनको एक काइंड ऑफ वार्निंग भी दी, क्योंकि कल कला अगर ये इसमें कोई रोल अदा ऐसा नहीं करते हेड ऑफ द स्टेट, तो समझा जाएगा कि हेड ऑफ द स्टेट ने भी अपना आईनी हक अदा नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि अब ये फौरी तौर पर डेट देने के पाबंद है, और अगर ये ना हुआ तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करूंगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते जो है हम या विदिन 10 डेज। गवर्नर केपी के बयान को आप किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन चाहे तो ये कर ले कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, दीगर लोगों को बिठा के, तमाम इदारों को बिठा के फिर डिसाइड करे कि जनाब कौन सी डेट होनी चाहिए। ये उनका दायरा इख्तियार है? नहीं, ये गैर आईनी बात की है उन्होंने। वो सिर्फ डेट देने के पाबंद थे, ना ही इलेक्शन कमीशन का ना ही ये गवर्नर का अख्तियार है। गवर्नर ने फौरी तौर पर डेट अनाउंस करनी थी। वो किस तरह कह रहे हैं कि एजेंसियों से पूछे, फलां से पूछे, पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, ये कोई एपीसी हो रही है या कोई डायलॉग हो रहा है? आइन के ताबे वो हैं और आइन को मानने के पाबंद हैं। इस आइन के होते हुए जो आइन कहता है आर्टिकल 105 के तहत वो करने के पाबंद है। ये गैर आइनी बात है, गैर कानूनी गुफ्तगू है। ठीक है। अच्छा, मुसर्रत चीमा साहबा ने भी मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। मुसर्रत साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आज एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने है, 43 अराकीन कौमी असेंबली आपके जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है वापस जा सकते हैं। राजा रियाज साहब जा रहे हैं फिर छुट्टी पे, आप लोग आ रहे हैं अपना अपोजिशन लीडर लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली राजा रियाज को तो जाना ही होगा। राजा रियाज की तरफ से अपोजिशन लीडर हो गया, और जिस तरह से इस मुल्क को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से और खुदा की पनाह पार्लियामान को गैर आईनी तरीके से चलाने की नहीं, घसीटने की जो नाकाम कोशिशें ये कर रहे हैं, इनको चाहिए होश के नाखून लें। देखें, जब हमारे पहले रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करने की जो भी वजूहात बताई थी राजा परवेज अशरफ ने, वो सारी फिट नहीं बैठती जब इन्होंने हमारे लोगों के उस वक्त इस्तीफे कबूल कर लिए जब वो लोग मौजूद थे अपनी एप्लीकेशन लेके कि हम अपने रेजिग्नेशन वापस लेते हैं।
और पहले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि जी इन हैंड रिटन होना चाहिए, अपनी प्रेजेंस होनी चाहिए, 1-on-1 दे विल टेल एंड दे विल कन्विंस मी कि ये दिल से इस्तीफे दे रहे हैं, यानी कि दिल भी खोल के रखना था, दिमाग भी कोई टेस्ट इस तरह के करा के देने से कि राजा रियाज किसी तरह मुतमिन, राजा परवेज अशरफ मुतमिन हो जाए कि जी ये इस्तीफे वो दे रहे हैं। और उसके बाद आनन फानन, मतलब मैं कहती हूँ आइन के साथ, आइन पाकिस्तान के साथ जो दुफाने बदतमीजी इस रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत बचाया गया है, तारीख में इसकी कोई एग्जांपल नहीं मिलती। बनाना साहब, अगर मैं इस बात को इस तरह से समझूं, आप बताइएगा कि क्या इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकती है। आप लोगों को यकीन था अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, इसलिए आप जिनको ये अभी असेंबली है, इंपोर्टेड असेंबली कहते थे, इसमें नहीं जाते थे, आपने इस्तीफे दे दिया, आपने कहा मंजूर करते हैं करें, नहीं करते उनका अपना इख्तियार है। फिर आप लोगों को ये लगा कि शायद अर्ली इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे और टाइम भी इतना गुजर गया, तकरीबन 8-9 महीने आपकी हुकूमत को गए हुए हो चुके हैं, तब आपने असेंबली जाने का फैसला किया। और चूंकि आप केपी और पंजाब असेंबली को तहलील कर चुके हैं, इसलिए शायद पीडीएम हुकूमत को भी लगा कि आप यहां पर आके भी इसको तहलील कर देंगे। क्या ये वजह हो सकती है? नहीं, देखिए मेरी अर्ज सुने, एक सियासी जमहूरी जमात ने अपनी सारी जमहूरी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना होता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मसलन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम उधर का, तो जो हमें यकीन था या नहीं, देखें बेसिकली हमारा ये एक जमहूरी प्रोटेस्ट था। जमहूरी प्रोटेस्ट, असल प्रोटेस्ट वो होता है जिसमें आप कुर्बानी दें। हमने तादाद में नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा तादाद में होने के बावजूद हमने इस गले सड़े प्लांटेड किस्म के, इंपोर्टेड किस्म के निजाम का हिस्सा बनने से इनकार किया। और exactly. अब क्यों सर हिस्सा बनना चाह रहा? मेरा पॉइंट ये भी है मुशर्रफ साहिबा, तहलील ना की होती, और अगर हम इसका हिस्सा बनने की, ये हिस्सा बनने के लिए नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन हम चूंकि केपी एंड पंजाब तहलील कर चुके थे ताकि जो पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी है उनको किसी किस्म का शायबा ना हो कि हम असेंबलियों में वापस जाने के लिए नहीं रेजिग्नेशन वापस ले रहे। हम एक जो ऑपोजिशन लीडर है, जो लोटा है, जो एक डमी किस्म की अरेंजमेंट है, उसको फारिग करने के लिए और आगे जो इंटरिम सेटअप और अल्टीमेट आपका गोल ये कि जनाब निगरां वजीर आजम आपकी मुशावरत से हो, क्योंकि पहले इससे पहले ये बात होती थी ना कि ये तो आपस में मना लेंगे। जी बिल्कुल, असल वजह ये है। और अब चूंकि लोगों को हमारी नीयत, इरादे पे शक नहीं है कि हम असेंबलियों में वापस जाने के लिए ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम अगली एक्सरसाइज को मजीद थोड़ी बहुत बेहतरी की, लेकिन वो भी हमने पंजाब में करके देख लिया। पंजाब के अंदर जो 22 किस्म की इन्होंने सीएम इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की है, जो मिनिस्टर्स लगाए हैं, जिस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं ब्यूरोक्रेट्स की, पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा जिन्होंने हमें विक्टिमाइज किया। इन अपॉइंटमेंट से आपको लग रहा है कि इलेक्शंस कराने के प्लीज फिक्रा कर लेने दिया करें मिर्जा साहब। मैं ये कह रही हूँ कि जिन्होंने, ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद थी और हमारे साथ शोएब शाहीन साहब भी मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।